हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष राज और आप देख रहे हैं बेंजीन जेनिट। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड। जो गैस जो होता है सॉलिड पे जो एडजॉर्ब करता है उसके बारे में। तो हम लोग जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब कि कोई भी अगर ये सॉलिड का सरफेस है तो उस पे गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। तो एडजॉर्बेंट यहाँ पर सॉलिड हो गया और एडजॉर्बेट आपका गैसियस मॉलिक्यूल्स हो गया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्यों नॉन स्पेसिफिक नेचर कहा जाता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस बात को समझा था, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और जो एडजॉर्बेंट होते हैं उनके बीच एक वंडरवाल फोर्स काम करता है जो कि यूनिवर्सल होता है। मतलब कि सारे गैस के पर वो क्या होगा, अप्लाइड होगा। मतलब सारा गैस जो हो सकता है वो सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, लेकिन इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर हुआ। मतलब स्पेसिफिक नहीं हुआ। स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ ही गैस जो हो सकते हैं वो एडजॉर्ब हो सकते हैं, बाकी नहीं होगा। जैसे कि केमिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पेसिफिक इन नेचर होता है, क्योंकि एक गैस को उस सरफेस के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो सारे गैस जो होते हैं उस पार्टिकुलर कैसा सरफेस है इस पे डिपेंड कर देगा कि वो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में सारे गैस जो हो सकते हैं एडजॉर्ब हो सकते हैं किसी सरफेस पे सॉलिड के, क्योंकि उनके बीच वीक वंडरवाल फोर्स काम करता है। हाँ, ये बात अलग है कि सारे गैस तो एडजॉर्ब होंगे तो कुछ गैस ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगा और कुछ जो गैस है वो उतना ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इजीली लिक्विफिकेबल जो गैसेस होंगे, मतलब कि वैसा गैस जो क्या हो जाए, इजीली लिक्विफाई हो सके, मतलब कि लिक्विफिकेबल गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, मतलब कि जो गैस जो हो सकता है इजीली लिक्विफाई होगा वो ज्यादा एडजॉर्ब हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग लिक्विफिकेशन कौन से गैस जो होते हैं इजीली होते हैं, तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वैसे गैस इजीली लिक्विफाई होते हैं। आप लोग क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस स्टेट चैप्टर में पढ़ा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला होता है TC = 8A/27 RB, है ना। मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला होता है TC = 8A/27 RB। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफिनीशंस की बात करें तो एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर की मतलब कि उस एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर अगर हम टेम्परेचर रखें तो गैस जो होते हैं लिक्विफाई नहीं हो सकते हैं। तो वैसे टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि एक खास टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर रखने पे गैस जो हो सकते हैं उसका लिक्विफिकेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। मतलब कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उसका लिक्विफिकेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। मतलब कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। मतलब कि वैसा गैस जिसका लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा। तो मतलब हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब कि जो गैस ज़्यादा लिक्विफाई होगा उसका TC की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जिसकी TC की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वैसे गैस का एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। मोर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब कि मोर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। अब जैसे कि कुछ गैसेस हैं, जैसे कि CO2 हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया। अगर ये गैसेस हैं इसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना।
मतलब कि एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि HCl अगर गैसियस फॉर्म में है, CO2 अगर गैसियस फॉर्म में है, NH3 अगर गैसियस फॉर्म में है, इसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन मोर एक्सटेंट देन क्या, मोर एक्सटेंट देन किससे, कि जैसे कि आपका N2 हो गया, H2 हो गया, है ना, या O2 हो गया, है ना, H2 हो गया, O2 हो गया, या H2, O2 और N2, मोर एक्सटेंट देन ये। क्यों? क्योंकि इन सारे गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो इन तीनों गैस, इन तीनों में हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, इन तीनों की कंबाइन हम बात करें अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर H2, O2 और N2 से ज़्यादा होगा। तो ये जो गैसेस हैं सॉलिड सरफेस पे ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब्ड होंगे। तो इस तरीके से ये जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, इसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक बात और आप लोग को रिलेशन से पता होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब कि हम लोग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, वो भी नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ एडजॉर्बेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो बस इतना याद रखिए कि जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगा क्योंकि उसकी लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसके फैक्टर हैं उसके और बढ़ते हैं, वो है नेचर एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर और स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब कि एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब, कितना गैसेस का अमाउंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब कि एडजॉर्बेंट पे हम लोग अभी आगे डिस्कस किए हैं, एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर है कि एक्टिवेटेड फाइनली डिवाइडेड चारकोल मेटल में जनरली निकल, कोबाल्ट, मेटल ऑक्साइड, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब आपके एक इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेंट हैं। मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट के ये एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें सारे जो एडजॉर्बेंट होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ईच एडजॉर्बेंट हैज their own absorption property। मतलब सारे जो एडजॉर्बेंट हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है एडजॉर्ब करने की, है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि जितना एडजॉर्बेंट का एरिया ज्यादा होगा, लार्ज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, द ग्रेटर वुड बी इट्स एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी। मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा सॉलिड का होगा उतना ज्यादा एड्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, कैपेसिटी ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब कि ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर लिखिएगा कि व्हाई वी यूज पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े एडजॉर्बेंट के क्यों यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि अगर ये एक बड़ा सा चारकोल है ना, उसको अगर तोड़ के हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो बहुत सारा सरफेस एरिया हो जाएगा, तो एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है इससे बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन का, है ना। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि सरफेस जो एरिया है
सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसीलिए हम लोग फाइनली डिवाइडेड या छोटे छोटे चारकोल्स को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको इन बातें समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट है हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो जो नेक्स्ट इफेक्ट करता है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो कैसे इफेक्ट करता है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जनरली प्रेशर इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज होता है ना। तो कैसे होता है इसी के हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ड्रा किए हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल आगे थ्योरीज को पढ़ेंगे, फ्रेंडलिच आइसोथर्म, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करते हैं, यहाँ पे ये x क्या है। तो x जो है, x यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पर जो x है वो मास ऑफ एडजॉर्बेट है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट है ना। और यहां पर m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना। और x बाई m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब कि अब समझने की कोशिश कीजिए, यहां से द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। x बाई m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। मतलब कि जैसे जैसे जितना ज्यादा एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होगा वैसे वैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी और मास तो इतना ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये ग्राफ ड्रा किए हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस की x बाई m इंक्रीज। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आप ग्राफ को देख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक प्रेशर पे आके एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। मतलब कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है एक खास प्रेशर पे आके। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक्स की बात किए थे एडजॉर्प्शन में, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब डेल्टा H जो है वो इक्वल हो जाता है T डेल्टा S के, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। तो यही पोजीशन इक्विलिब्रियम अटेन करने का है कि एडजॉर्प्शन ऑफ जो गैस है यहां पर से अब रेट कांस्टेंट रहेगा। तो जो ये इस पार्टिकुलर प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस अब क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है ना। तो इस पीएस को हम लोग सैचुरेशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन प्रेशर के नाम से जानते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। ये ग्राफ कैसे आता है इसको हम लोग आगे डिस्कस एक थ्योरी में करते हैं। तो लेकिन अभी यहां पर हम लोग मेनली इस ग्राफ को हम लोग यही समझे कि जैसे जैसे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, क्या होता है, वैसे वैसे जो है एडजॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रेशर पे आके ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, from figure it is clear that from figure it is clear that extent of adsorption increases with increase in pressure, with increase in pressure, and finally reach maximum, finally reach maximum। मतलब कि मैक्सिमम रीच कर लेता है, उसके बाद वो कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो जिस भी प्रेशर पे मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ प्रेशर पहुंच जाए, उससे ज्यादा नहीं हो, तो उस प्रेशर को हम लोग सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। और इस पूरे ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म
थर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें एडजॉर्सन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर दिखाया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसे हम लोग एडजॉर्सन आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्सन आइसोथर्म को अगर डिफाइन करना हो, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडजॉर्सन आइसोथर्म क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस adsorbed by the adsorbent with pressure P at constant temperature can be expressed by mean of curve is known as adsorption isotherm। फिर से सुनिए कि इस आइसोथर्म को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बमेंट विद प्रेशर P at constant temperature can be expressed by mean of curve is known as adsorption isotherm। अब एक बात कि यहाँ पे कि PS को ही इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कहा जाता है, सैचुरेशन प्रेशर के बाद इसको इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोला जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात देखिए, अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की केस में बात करें, अगर हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल इन नेचर होता है ना। तो सिर्फ हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की इस वाली केस में बात कर रहे हैं कि सिंस फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सेबल इन नेचर, सिंस फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, है ना। तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि सिंस फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब कि अगर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो डिसॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा, मतलब कि एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, एडजॉर्ब्ड अगर हो रहा है तो डिसॉल्व्ड भी होगा, है ना। तो अगर प्रेशर, अगर सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो एक्सटेंट ऑफ प्रेशर पे क्या इफेक्ट करेगा, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आप जरूर लिख लीजिएगा कि इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा तो क्या होगा। तो यहां पे सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा और डिसॉर्प्शन का भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल हो जाता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, है ना। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कब, जब व्हेन PS प्रेशर इंक्रीजेज देन PS, सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा जब प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन से इक्वल होगा। तो इक्वल होने के कारण प्रेशर कितना भी इंक्रीज किया जाए एक्सटेंट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन जो होगा वही बना रहेगा, है ना। तो therefore extent of adsorption remain constant, therefore extent of adsorption remain constant बना रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर ये पूछा जाए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन सेम होगा, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम बना रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फैक्टर को समझे हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी के बारे में। आइसोथर्म को अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट टर्म और आप लोग समझ चाहिए कि आइसोथर्म लिखा है मतलब आइसोथर्मल सिस्टम है, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये बताया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या हुआ, आइसोथर्म जो हो गया कांस्टेंट, जब टेम्परेचर पे कोई ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कुछ चीजें स्टडी की जाती है तो उसे हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए इन 1909 फ्रेंडलिच जो हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जो हमें क्या बताया, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। वो रिलेशनशिप क्या था, x बाई m इक्वल टू k p पे पावर 1 p पे पावर 1 बाई n, जहां पे x हमें पता है, x क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, है ना, मास ऑफ एड्जॉर्बेट। m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, है ना। p क्या है, प्रेशर, p क्या है, प्रेशर, और k एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन, कांस्टेंट डिपेंड ऑन एड्जॉर्बेंट, है ना। इन जो है ये भी एक कांस्टेंट है और ये डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर पे, प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेंट या एड्जॉर्बेट के प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये k और n दोनों कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ क्या था कि अगर टेम्परेचर, है ना, कोई भी जो ग्राफ हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े हैं वही ग्राफ क्या है, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ था। ये P है ना, और ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने, ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रा किया। अभी यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसमें क्या है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है ना। यहाँ पर इस ग्राफ में हम लोग क्या किए हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं। ये कोई जरूर तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के रिस्पेक्ट में ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है प्रेशर इंक्रीज करने पे, है ना। लेकिन इसके हम लोग वेरियस इफेक्ट को पढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर टेम्परेचर को चेंज किया गया, है ना, इफ टेम्परेचर चेंजिंग, तो ग्राफ कैसा मिला। तो टेम्परेचर चेंज करने पे अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अब बहुत सारे आप दूसरा ग्राफ प्लॉट करके ड्रा कीजिएगा। अगर मान लो कि ये 195 केल्विन पे ऐसा कुछ हुआ, है ना, फिर हम लोग और टेम्परेचर इंक्रीज किए तो कुछ ऐसा आइसोथर्म मिला, है ना। फिर हम लोग टेम्परेचर और कुछ इंक्रीज किए तो कुछ ऐसा आइसोथर्म मिला। ये 273 केल्विन पे हम लोगों ने ग्राफ को ड्रा किया है। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। तो जनरली जो है हम लोग इस बात को याद रखिएगा कि एक्सटेंट ऑफ जो होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को आगे पढ़ेंगे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज किया जाता है एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जैसे शुरुआत में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस तेज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज वो भी होने लगता है। क्यों होता है इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। मेनली जो अभी हम लोग पढ़ेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस ग्राफ से हमें ये बताना था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है
वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। अब हम लोग वापस आते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। हम लोगों ने अभी देखा था कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू के पी 1/n। जनरली n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और n की वैल्यू इंटीजर में लेंगे, है ना, इंटीजर में लेंगे। देखिए अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो इसका अगर हम दोनों तरफ लॉग लें, अब इसकी वैलिडिटी हमें क्या कर रहे हैं, चेक करना है कि फ्रेंडलिच जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसकी वैलिडिटी डिफरेंट प्रेशर पे हम लोग चेक करेंगे। तो उसके पहले हम लोग इसके लॉग लेते हैं। अगर हम इसको लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ऐसा लिखा जा सकता है। तो y इक्वल टू ये c प्लस mx का ग्राफ हो गया। मतलब अगर इसे इस टर्म में लिया जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। हम लोग लिख सकते हैं log x/m, इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसा, है ना। ये क्या हो गया, log k आपका इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, है ना। और यहाँ पे ये log k एक इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें स्लोप का तो स्लोप 1/n हुआ, है ना। स्लोप क्या हो गया, 1/n यहाँ पर स्लोप हुआ। और p क्या हो गया, log p, ये ग्राफ हो गया, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसकी वैलिडिटी को, मतलब कि फ्रेंडलिच जो आइसोथर्म है उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। तो इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रेशर, एट लो प्रेशर पे पहले चेक करेंगे, फिर एट ए हाई प्रेशर पे चेक करेंगे, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एट लो प्रेशर पे देखिए, तो सबसे पहले एट लो प्रेशर की बात करें कि एट लो प्रेशर पे क्या होगा। तो एट लो प्रेशर पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 1/n की वैल्यू है वो आपका लो प्रेशर पे 1 हो जाता है ना। एट लो प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं x/m इक्वल टू kp। मतलब कि लो प्रेशर पे, ये ध्यान रखिएगा बात कि लो प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, p के। यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि 1/n की वैल्यू 1 कैसे हो गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि लो प्रेशर पे ये वैल्यू फिक्स होती है 1/, मतलब मिनिमम प्रेशर पे क्या हो जाएगा, 1/n की वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, प्रेशर के। तो इसका ग्राफ लगभग कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब एक बात आप लोग केमिकल काइनेटिक्स से थोड़ा याद रखिए। अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रेट ऑफ रिएक्शन मान लें, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रेट ऑफ रिएक्शन मान लें, तो ये कैसा काइनेटिक्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक, है ना। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में देखते थे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो एक तरीके से ये
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो प्रेशर है ये क्या हो गया, एक तरीके से कंसंट्रेशन हो गया। तो ये कैसा काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड में एट हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर। तो एट हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 0 हो जाती है ना। हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू सिर्फ है ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1/n की वैल्यू नहीं है। आपको हो सकता है इसके माध्यम से कंफ्यूजन हो। तो एट हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 0 हो जाती है, और n की वैल्यू डिपेंड करती है, एक कांस्टेंट है वो आपको गिवन होगा, है ना। तो अब देखो, लेकिन एट हाई प्रेशर पे जब 1/n की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, व्हेन 1/n की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x/m इक्वल टू k p पे पावर 0, है ना। तो x/m इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट, है ना। तो एक तरीके से इसका जो एडजॉर्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन होगा हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट हाई प्रेशर पे, है ना। हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन। अब आप लोग आगे देखते हैं एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे, है ना, एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे। एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे 1/n की वैल्यू जनरली 0 to 1 होगा, मतलब 0 से ज्यादा और 1 से कम, क्योंकि 1/n की वैल्यू 1 कब होगा, एट लो प्रेशर पे, और 1/n की वैल्यू 0 कब होगी, एट हाई प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर जो होगा वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 1/n क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो 1/n की वैल्यू 0 to 1, तो हम लोग लिख सकते हैं x/m इक्वल टू k p 1/n। मतलब कि इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज पे, इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज पे ये वैल्यू काम कर रहा है ना। तो हम लोग एक बात समझ में ये आया कि हमें ये समझ में एक बात आया, 1/n की जो n जो वैल्यू लेंगे ऑलवेज होल नंबर लेंगे, है ना। वेयर द वैल्यू ऑफ n ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर होगा। यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, n की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर में होगी। अब आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो अगर इन सारे का कंक्लूजन मिला के एक ग्राफ ड्रा किया जाए तो कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये अगर लो प्रेशर की बात किया जाए x/m है और ये प्रेशर है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये हाई प्रेशर पे ग्राफ है। तो देखिए हाई प्रेशर पे ऑलवेज किसके इक्वल है, तो k के इक्वल है। वैल्यू रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन क्या है, कांस्टेंट है ना। एक बात और इसमें, एट हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू, तो ये जो ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कि फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सटेंट ऑफ फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या माने, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल माने। तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर में क्या होता है, ए पे पावर जीरो। तो यहाँ पे प्रेशर है तो ये जीरो, तो ये जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x बाई एम, यहाँ पे हम लोग लो प्रेशर मान रहे हैं तो ये फार्मूला लगेगा, लो प्रेशर पे x बाई एम इक्वल टू पी, है ना, Kp। इंटरमीडिएट रेंज में फार्मूला x बाई एम इक्वल टू K पे Pp1, और एट हाई प्रेशर पे फार्मूला x m इक्वल टू के, है ना। अलग अलग फार्मूला अलग अलग रेंज में होगा। देखिए फ्रेंडलिच आइसोथर्म के कुछ डिमेरिट भी है, ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है? तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक है आप लोग लिख लोगे कि ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। जो पहला ड्रॉबैक है कि ये हाई प्रेशर पे ये डिफाइन नहीं करता है ना। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि एट हाई प्रेशर इट कैन नॉट डिफाइन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन। सेकेंड ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ वैलिड है यूनिमोलिकुलर एडजॉर्शन के लिए, मतलब कि केमिकल एडजॉर्शन के लिए, है ना। तो ये दो ड्रॉबैक आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एडजॉर्शन आइसोथर्म की थ्योरी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो वो भी बताएं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के बीच शेयर करें।